नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित दुबे। आज मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजनीतिक उपलब्धियों के विषय को लेकर के आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है कि आज का जो ये टॉपिक है आपको बेहद मज़ेदार लगेगा और साथ ही साथ इसमें जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं वो आपके सभी आगामी, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आपके किसी भी एग्जामिनेशन स्नातक या प्रास्नातक हो, उसमें बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही लास्ट में मैंने एक परिशिष्ट के रूप में गुप्त साम्राज्य के ग्रंथों की सूची दी हुई है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के राजनीतिक उपलब्धियों का हम आज व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। भूमिका, जैसा कि ये ऐसी भूमिका है जो आपको हमेशा मदद ही करेगी। प्रत्येक चाहे किसी भी गुप्त साम्राज्य की बात की जाए, चाहे स्कंदगुप्त का हो, किसी भी शासक के साथ इस भूमिका को आप लगा सकते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय होता है, जिसमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा उत्तर पूर्वी भाग में गुप्त राजवंश प्रमुख थे। और मौर्य वंश के पतन के बाद नष्ट हुई भारतवर्ष की राजनीतिक एकता को यदि किसी ने पुनर्स्थापित किया तो उसका श्रेय इसी गुप्त राजवंश को जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में महाराज श्री चंद्रगुप्त के द्वारा कौशाम्बी में रखी गई। गुप्त राजवंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन गुप्त साम्राज्य के संवर्धन विस्तार का कार्य महाराजाधिराज समुद्रगुप्त को ने किया। गुप्त राजवंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। यही कारण है कि उनका राज चिन्ह गरुड़ था, किंतु कुछ शासक शैव, जैन और बौद्ध धर्म को भी मानते थे। अभिलेखों में गुप्त राजवंश के शासकों को ब्राह्मण कुल में उत्पन्न माना जाता है, जो धारणी गोत्र से संबंधित किए जाते थे। आगे चलते हैं। द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय कहो या द्वितीय चंद्रगुप्त, कारण ये है कि किसी का नाम द्वितीय या तृतीय नहीं होता। हम लोग उसको क्रमबद्धता के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि द्वितीय तृतीय नाम के आगे लगाना चाहिए, इसलिए मैंने एक विद्वान के कहने पर द्वितीय शब्द को आगे लगाया। तो द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संक्षिप्त परिचय। समुद्रगुप्त और उनकी पत्नी दत्त देवी की 2 संतानों का हमें उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। एक है रामगुप्त, दूसरा है देवगुप्त। समुद्रगुप्त महान का ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त एक निर्बल शासक था। कालांतर में रामगुप्त के द्वारा शकों के सामने कायरता देख उसके छोटे भाई देवगुप्त ने हत्या कर दी, और कालांतर में गुप्त राजवंश के अमात्यों के द्वारा गुप्त राजवंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए समुद्रगुप्त के साहसी छोटे पुत्र देवगुप्त को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से राज्याभिषेक करवा दिया। साथ ही रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी ने भी उसकी वीरता, और ध्रुवस्वामिनी ने शकों से अपनी लाज की रक्षा करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त को स्वामी के रूप में वर्ण कर लिया। यदि हम देखें तो इन दोनों से कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य नामक संतान उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा इसकी एक अन्य पत्नी के रूप में नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा का उल्लेख मिलता है, जिसे प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ था। एक अन्य लेख में तीरभुक्त के शासक या राज्यपाल गोविंद गुप्त का भी उल्लेख मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी आक्रामक विस्तार की नीति और लाभदायक पारिग्रहण की नीति, यानी वैवाहिक संबंधों के आधार पर तो पारिग्रहण नीति का अनुसरण करके साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाने में सफलता प्राप्त की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यश के कारण ही उज्जैन में प्रचलित मालव संवत विक्रम संवत के नाम से जाना गया। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय को ही गुप्त वंश के द्वारा
जारी रजत सिक्के का प्रथम प्रचलनकर्ता भी माना जाता है। इसे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यदि बात करें, साची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज या प्रवरसेन कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसे परम भागवत, महाराजाधिराज, सिंह विक्रम, पृथिव्याम अप्रतिरथ, श्री विक्रम, शकारी इत्यादि अन्य प्रमुख उपाधियां प्राप्त थीं। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था, जबकि उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी इत्यादि प्रमुख थे। उसने शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अन्य वैदेशिक राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं वैष्णव धर्मावलंबी था। उसका सेनापति आम्रकारदव जो था वो बौद्ध था। संधि विग्रहित मंत्री वीरसेन शैव, बड़ा भाई रामगुप्त जैन धर्मावलंबी था। इस प्रकार से देखें तो इसके काल में कई धर्म के लोग एक साथ रहा करते थे, अर्थात इसका साम्राज्य एक सहिष्णु राज्य के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए हम इसे अगर एक धर्म सहिष्णु शासक माने तो यह गलत नहीं होगा। यदि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के तिथि निर्धारण उनके अभिलेखों आदि के स्थान पर किया जाता है। चंद्रगुप्त का गुप्त संवत 61 यानी 380 में उत्कीर्ण मथुरा स्तंभ लेख उनके 5वें वर्ष में लिखवाया गया था। इसी आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कम से कम क्या बेटा 375 AD के आसपास पाटलिपुत्र की गद्दी पर सिंहासनारूढ़ हुआ होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम ज्ञात तिथि उसकी राज मुद्राओं पर प्राप्त होती है, रजत मुद्राओं पर, ठीक है, जिसमें गुप्त संवत 90 का उल्लेख है। तो यदि हम उसे जोड़ दें तो 410 के आसपास, 409-410 के आसपास उसका अनुमान किया जा सकता है। इसके विपरीत कुमारगुप्त प्रथम जो उसका पुत्र था, उसकी प्रथम ज्ञात तिथि गुप्त संवत 96 है, यानी 415 ईस्वी, जो कि उसके बेलसड़ लेख से प्राप्त होती है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय 375 ईस्वी से लेकर के 413 या 415 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात इसने लगभग, ठीक है, 38 या 40 वर्षों तक पाटलिपुत्र पर शासन किया था। अब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्रोत के बारे में बताएंगे कि कहाँ से उसके बारे में जानकारी मिलती है। यदि साहित्य की बात करें तो विशाख दत्तकृत, देखिए ये गलत है, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। गुणचंद्रकृत, नाट्य दर्पण, पुराणों में वायु पुराण, विष्णु पुराण, बाणभट्ट के हरचरित, भोज के श्रृंगार प्रकाश, अबुल हसन अली के मुजमल अल तवारीख, फायान के ग्रंथ फो क्योंकि से हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजनैतिक उपलब्धियों और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन उदयगिरी लेख, मथुरा लेख, चंद्र का मेहरौली लेख, अमोघ वर्ष का संजन लेख, राष्ट्रकूटों का सांगली ताम्रपत्र लेख, इसके अतिरिक्त इसके द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिंह निहंता प्रकार के सिक्के, ध्वजधारी प्रकार, पर्यंक प्रकार, अश्वारोही, छत्रधारी, धनुर्धारी, चक्र विक्रम, राजा रानी प्रकार और इसके द्वारा जारी रजत सिक्कों के आधार पर हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के राजनीतिक उपलब्धियों और उसके आर्थिक गतिविधियों, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टिकोण इत्यादि का हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम समझिएगा। चलते हैं आगे।
राज्यारोहण। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धि हेडिंग शुरू हो गई है। अब आप लोग बड़ा ध्यान से सुनते चलिए, बड़ी कहानी मज़ेदार है, ठीक है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने राजा रामगुप्त को उनके विहार के समय धोखे से बंदी बना लिया था और उन्हें छोड़ने के बदले में उसने उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उन्हें सौंपने के लिए कहता है। अब जाहिर सी बात है, ध्रुव स्वामिनी गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी है, अग्रमहिषी है, लेकिन इसके बावजूद भी रामगुप्त ने अपनी कायरता का परिचय देते हुए इस अपमानजनक संधि के लिए मजबूर हो जाता है और खुद को बचाने के लिए अग्रमहिषी ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंपने के लिए स्वीकार कर लेता है। उसका राजदूत जो था वो गुप्त साम्राज्य के राजमहल पाटलिपुत्र पहुंचता है और शक नरेश की संधि के विषय में अवगत कराता है। चूँकि अग्रमहिषी ध्रुव स्वामिनी इस बात से बड़ी व्यथित होती है, वहीं सभासद भी इसका विरोध करते हैं कि इससे तो ये हमारे गुप्त राजवंश की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। यह एक कलंक से के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस दशा में देवगुप्त ने स्वयं को ध्रुव स्वामिनी के रूप में वेशभूषा धारण किया। एक नारी बन करके वह अपने कई सैनिकों के साथ, जिन्हें उसने सेना और कुछ को नारियों के रूप में रखते हुए कूच करता है और जब वो शक के सामने पहुंचता है तो वहाँ पर वो तुरंत अपने आप को मूल रूप में लाते हुए उनसे युद्ध कर लेते हैं और युद्ध के उपरांत शकों ने मैदान छोड़ दिया, वहाँ से भाग खड़े हुए। किसी तरह से रुद्र सिंह तृतीय ने अपनी जान वहाँ बचा ली, किंतु चूँकि रामगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य पर एक कलंक लग रहा था, इसलिए उसकी कायरता को देख करके रामगुप्त की उसने देवगुप्त के द्वारा हत्या कर दी जाती है। रामगुप्त के मृत्युपरांत गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर वह अधिकार कर लेता है और वहाँ के अमात्यों के द्वारा देवगुप्त के नाम से नहीं बल्कि अपने पितामह चंद्रगुप्त प्रथम के नाम के आधार पर शासन की बागडोर हाथ में लेता है और चूंकि उसने शकों को खदेड़ा था इसलिए अपने नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है, जिसकी सार्थकता आगे भी जब शकों का उन्मूलन करेगा तो वहाँ पे भी किया जा सकता है। और रामगुप्त की पत्नी जो कि अग्रमहिषी ध्रुव देवी थी, उसने देवगुप्त के द्वारा अपनी लाज बचाने, ठीक है ना, और उसकी पति की मृत्यु के बाद उसने क्या किया, देवगुप्त के साथ शादी कर लिया और चंद्रगुप्त द्वितीय की अर्थात देवगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय बन के शासन कर रहा था उसके साथ विवाह कर लिया और अग्रमहिषी के रूप में वो स्वयं भी उसके साथ साथ शासन करने लगी। अब इसका सांकेतिक उल्लेख देवी चंद्रगुप्तम के अलावा अमोघ वर्ष के संजन ताम्रलेख में भी वर्णित मिलता है। ठीक है, मुझे लगता है कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगली विजय है बंगाल विजय। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से पता चलता है कि उसने चंद्रवर्मा को हरा करके बंगाल के पश्चिमी भाग जहां बांकुड़ा जिले स्थित है उसको जीत लिया था। कुमारगुप्त प्रथम के लेखों से पता चलता है कि उत्तरी बंगाल पर भी उसका अधिकार था और यहाँ पुंड्रवर्धन गुप्तों का एक प्रांत भी था। हमें यह भी पता है कि स्वयं कुमारगुप्त प्रथम ने कोई विजय नहीं की थी। तो ऐसी स्थिति में यही मानना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि उत्तरी बंगाल का क्षेत्र चंद्रगुप्त ने ही जीत करके गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। समुद्रगुप्त के समय में गुप्तों की पूर्वी और उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर 5 राज्य थे, जैसा कि हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, समतट, डवाक, कामरूप, कीर्तिपुर और नेपाल। और इन्होंने इसकी अधीनता मान ली थी और करद बन गए थे या कर देने वाले बन गए थे। लगता है कि रामगुप्त के निर्बल शासन में ये राज्य पुनः स्वतंत्र हो गए थे। इन्होंने अपना एक संघ बना लिया था और इसी संघ ने बंगाल के किसी युद्ध क्षेत्र में चंद्रगुप्त ने उन्हें परास्त करके उत्तरी बंगाल को जीत लिया होगा। और इसी घटना का उल्लेख और उसकी पुष्टि काव्यात्मक ढंग से मेहरौली लेख से प्राप्त होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बालिकों पर विजय। देखिए, भंडारकर ने रामायण और महाभारत के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध कर दिया कि प्राचीन काल में पंजाब और ब्यास नदी के आसपास का क्षेत्र भी
बहलिक नाम से प्रसिद्ध था। क्योंकि इस बहलिक विजय के बारे में हमें चंद्र के मेहरौली लेख से सूचना मिलती है। तो बहलिक का कुछ संबंध लोग बक्त यानी बैक्टीरिया से करते हैं, जो कि सही नहीं है। रामायण के अनुसार वशिष्ठ ने भरत को बुलाने के लिए कैकेय देश को एक दूत मंडल भेजा था। वो बहलिक प्रदेश के बीच से होकर गया था। वहाँ पर उसने सुदामन पर्वत, विष्णुपद, विपाशा और सालमनी नदी के भी दर्शन किए थे। तो स्पष्ट है यहाँ पंजाब की ब्यास नदी के समीपवर्ती क्षेत्र को ही बहलिक कहा गया है। महाभारत में भी इस क्षेत्र को वाहिक कहा गया है। टालमी ने भी इसे वाहिक कहा है, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। ठीक है ना। तो इसका प्रमुख कारण है यहाँ पर कुषाणों का निवास था, जो पहले बल्ख पर शासन कर चुके थे और फिर पंजाब में आकर बस गए। अतः कुषाणों को भी बहलिक कहा जाने लगा। तो मेहरौली लेख के बहलिक का तात्पर्य परवर्ती कुषाणों से है, जो गुप्तों के समय में पंजाब में निवास करते थे। इतनी बात समझ में आ गया आप लोग। तो समुद्रगुप्त का उन्होंने अपना राजा मान लिया था, और रामगुप्त के काल में शकों के साथ उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त ने शकों का उन्मूलन करने के बाद पंजाब में जाकर कुषाणों को परास्त किया और इसे ही बहलिक विजय की संज्ञा प्रदान की। सिंधु के 7 मुखों उस तात्पर्य उसके मुहाने से है, जहाँ उसकी 7 अलग अलग धाराएं थीं। ठीक है ना। सिंधु के मुहाने से होते हुए ही उसने पंजाब में प्रवेश किया होगा और बहलिकों यानी कुषाणों को परास्त किया होगा। समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करते रहो। ठीक है। आपके हित में ही काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि गुरुदक्षिणा के रूप में कम से कम सब्सक्राइब तो कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगला है शकों का उन्मूलन और पश्चिमी भारत पर विजय। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ लेने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य उदयगिरी गुहा लेख के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना यानी कृष्ण पृथ्वी जय था। वह अपने पिता समुद्रगुप्त के समान ही एक कुशल योद्धा था। अपनी विजय की प्रक्रिया में उसने पश्चिमी भारत के शकों की शक्ति का उन्मूलन किया। शक उन दिनों गुजरात और काठियावाड़ में शासन करते थे। यद्यपि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर ली थी, लेकिन उनका उन्मूलन नहीं किया जा सकता था और वे अब भी काफ़ी शक्तिशाली थे। हम देख चुके हैं कि रामगुप्त के समय में किस प्रकार शकों ने गुप्त साम्राज्य के लिए एक संकट खड़ा कर दिया था। हमने पहले कहानी बता दी है। चंद्रगुप्त ने उसके शासक की को खदेड़ करके, ठीक है ना, यहाँ पर हत्या नहीं सही लग रहा है, मुझे लगता है खदेड़ दिया था। ठीक है ना। खदेड़ करके अपने साम्राज्य की रक्षा की और राजा होने के बाद भी समुद्रगुप्त ने उनको पूर्णतः उन्मूलित करने के लिए एक व्यापक सैनिक अभियान शुरू किया। पूर्वी मालवा के क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख मिलते हैं, जिनसे परोक्ष रूप से शक विजय की सूचना मिलती है। क्या मिलती है जरा देखिएगा। प्रथम अभिलेख भिलसा के समीप उदयगिरी पहाड़ी से मिलता है। यहाँ उसके संधि विग्रहित सचिव वीरसेन का है। उससे ज्ञात होता है कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की इच्छा से राजा के साथ इस स्थान पर आया था। दूसरा अभिलेख का है उदयगिरी से ही मिलता है। यह उसके सामंत सनकानिक महाराज का है। तीसरा साची लेख है, उसमें आम्र कारदव नामक सैनिक पदाधिकारी का उल्लेख है, जो सैकड़ों युद्धों का विजेता था। इन तीनों अभिलेखों के सम्मिलित साक्ष्य से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त पूर्वी मालवा में अपने सामंतों और उच्च सैनिक अधिकारियों के साथ विजय अभियान पर गया था, और इस अभियान का उद्देश्य निश्चय ही पूर्वी मालवा के ठीक पश्चिम में स्थित शक राज्य को जीतना रहा होगा। चंद्रगुप्त का शक प्रतिद्वंदी रुद्र सिंह तृतीय था, और इस युद्ध में वो मार डाला गया तथा उसका गुजरात और काठियावाड़ का राज गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का अनुकरण पर ही चारिक सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे, जिसे शक राज्य में प्रचलित करवाया गया। ठीक है ना। यहाँ रुद्र सिंह तृतीय के कुछ चारिक सिक्के भी मिलते हैं, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पुनर्अंकित करवाया गया था, जिससे पता चलता है कि उसने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करके, ठीक है ना, गुजरात पर विजय हासिल कर ली थी और उसके सिक्के पर अपना अंकन करवाया। चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली की अपेक्षा इसको आप लिख सकते हो सिंह निहंता प्रकार के। ठीक है ना बेटा। सिंह निहंता प्रकार के सिक्के के आधार पर उसके गुजरात और काठियावाड़ विजय के हमें संकेत मिलते हैं, क्योंकि सिंह कहाँ मिलते हैं बेटा, जब भी मिलते हैं तो गुजरात के क्षेत्रों में। तो इसके आधार पर शक विजय की हम तुलना कर सकते हैं कि उसने शक विजय किया होगा। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं, इसकी एक उपाधि क्या था बेटा, शकारी, अर्थात शकों का उन्मूलन करने वाला, या शक धन अरि, शकों का शत्रु, अरि माने शत्रु होता है। ठीक है ना।
तो शकों का शत्रु। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि संभवतः शकों का उन्मूलन करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि को चरितार्थ किया, ठीक है ना। तो इसलिए वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उसी चीज़ को हम बता रहे हैं कि भारतीय अनुसूचियाँ उसे सकारिक रूप में स्मरण करती हैं। इसी विजय की चर्चा अनेक साहित्यिक ग्रंथों में भी हुआ, जिसका उल्लेख हम रामगुप्त के संदर्भ में कर चुके हैं। संभवतः अपनी इसी उपलब्धि के कारण उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। ये और इसका राज्य जो था, जो शक राज था, गुप्त साम्राज्य मिल जाने से अब उसका विस्तार पश्चिमी अरब सागर तक हो गया था। और अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भी इस विजय ने गुप्त साम्राज्य की समृद्धि में योगदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी समुद्र तट के प्रसिद्ध बंदरगाह भृगुकुच यानी भड़ौच के ऊपर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके माध्यम से पाश्चात्य विश्व के साथ साम्राज्य का व्यापार वाणिज्य घनिष्ठ रूप से होने लगा, जो देश की आर्थिक प्रगति में सहायक बना, ठीक है। और आप देखते हैं समुद्रगुप्त की अपेक्षा इसने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है, जिसकी पहले भी सूचना मैं दे चुका हूँ। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य सुविस्तृत था। इसके पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मालवा तक इसका विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। इस विस्तृत साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने के दृष्टि से चंद्रगुप्त ने अनेक शक्तिशाली और ऐशोन्मुखी, ठीक है ना, अनेक शक्तिशाली और ऐशोन्मुखी राज परिवारों से विवाह संबंध स्थापित किए, ठीक है ना। और यदि हम बात करें चंद्रगुप्त के शासन की सबसे बड़ी इकाई अगर इसके साम्राज्य की देखा जाए तो प्रांत थी, और प्रांतों के मुख्य अधिकारी उपरिक कहे जाते थे। ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीरभुक्त के उपरिक अधिकरण के राज्यपाल महाराज गोविंद गुप्त का हमको उल्लेख मिलता है, जो कि इसी का पुत्र था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। शासन की प्रांतीय इकाई देश जो था वो भुक्ति कहलाती थी। प्रांतों का विभाजन अनेक प्रदेश या विषयों में हुआ था, जिसे जिला कहते थे। वैशाली के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी का विभाग वैशाली अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था। नगरों और ग्रामों के शासन के लिए अलग परिषद होती थी। ग्राम शासन के लिए ग्रामिक, महत्तर और भोजक उत्तरदायी होते थे। और चंद्रगुप्त की अगर मुख्य राजधानी की बात करें पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके साम्राज्य के, ठीक है ना, परिवर्तित कुंतल नरेशों के अभिलेखों में उसे पाटलिपुराधीश्वर और उज्जैनीपुरावधीश्वर दोनों कहा गया है। अर्थात इसके साम्राज्य की 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन? एक थी पाटलिपुत्र पुष्पपुर, दूसरी थी उज्जैनी। तो ये इसका साम्राज्य और साम्राज्य विस्तार, ठीक है, दोनों की चर्चा हो गई। वैवाहिक संबंध की बात करें, यदि हम बात करें इसके राजनीतिक उपलब्धियों में, तो वैवाहिक संबंधों का भी विशेष योगदान था। गुप्तों की वैदेशिक नीति में वैवाहिक संबंधों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से विवाह करके सार्वभौम पद प्राप्त किया था, तथा समुद्रगुप्त ने शक कुषाणों से कन्याओं का उपहार पाया था। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने पिता के समान ही कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी सम्राट था। सबसे पहले इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ किया। इस उद्देश्य से उसने अपने समय के 3 प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्या किया था? नागवंश की बात करता हूँ। नाग लोग प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक थे। प्रयाग प्रशस्ति में कई नाग राजवंशों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मथुरा, आइछत्रा और पद्मावती आदि में लोग शासन कर रहे थे। जैसे कि हमने समुद्रगुप्त के समय में बताया था, मथुरा का नागसेन था, है ना। पद्मावती का जो था, जो गणपति नाग था, है ना। और तो इस तरह से नागसेन हो गया। अच्युत आइछत्रा पे शासन कर रहा था। तो यद्यपि समुद्रगुप्त ने कई नाग राजाओं को जीता था, नागवंशी राजाओं को जीता था, तथापि उनकी शक्ति अभी भी काफ़ी मजबूत थी। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया था। उनसे कन्या प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई थी। पूना ताम्रपत्र में उसने अपनी माता को नागकुल संभूता, नागकुल में उत्पन्न कहा है। और नागवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त ने उसका समर्थन प्राप्त कर लिया, और यह गुप्तों की नव स्थापित चक्रवर्ती स्थिति के सुदृढ़ीकरण में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। UN राय का यह अनुमान है कि यह वैवाहिक संबंध वस्तुतः रामगुप्त के काल में ही स्थापित हुआ होगा, और प्रभावती गुप्ता का जन्म भी इसी के समय हुआ होगा। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय प्रभावती गुप्ता वयस्क हो चुकी थी, तभी तो उसने वाकाटकों का सहयोग लेने के लिए अपने राज्यारोहण के उपरांत उसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था, और यही मत तर्कसंगत प्रतीत होता है।
अच्छा, अगला चलते हैं वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध। बोर मत होना भाई, आपके क्लास का मैटर है और आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। सुनिए, वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध। वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन कर रहे थे। उनकी गणना दक्षिण के प्रतिष्ठित शक्तियों में की जाती है। चंद्रगुप्त को गुजरात और काठियावाड़ के शक राज की विजय करनी थी और इस कार्य के लिए वाकाटकों का सहयोग आवश्यक था। ठीक है ना। यदि बात करें, जैसा कि इतिहासकार स्मिथ ने संकेत किया कि वाकाटक महाराज की एक ऐसी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में था कि उत्तर भारत के शकों के गुजरात और सौराष्ट्र पर आक्रमण करने वाले किसी भी शासक को बहुत बड़ा लाभ और हानि पहुंचा सकता था। ठीक है। अतः वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तथा प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बन गई, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन, दामोदर सेन क्या थे, अवयस्क थे। उसके समय में वाकाटक लोग पूरी तरह से चंद्रगुप्त के प्रभाव में आ गए थे। उसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त ने गुजरात काठियावाड़ की विजय की थी और विधवा रानी ने अपने पिता का हर संभव मदद किया था और वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित सेना ने सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर डाला। ठीक है। अगला चलते हैं, कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध की बात करूं तो कदम राजवंश के लोग कुंतल में शासन कर रहे थे। तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश का शासक काकुस वर्मा ने अपनी एक पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से किया था। वह चंद्रगुप्त का समकालीन राजा था। अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम वंश में हुआ था। भोज के श्रृंगार प्रकाश क्षेमंकृत औचित्य विचार वर्मा से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। ठीक है ना। कालिदास ने वापस आकर सम्राट को सूचित किया था कि कुंतल नरेश ने अपने शासन का भार चंद्रगुप्त के ऊपर ही डालकर भोग विलास में लिप्त है। इस वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त की ख्याति सुदूर दक्षिण में फैल गई थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब धर्म की बात करते हैं। चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, परंतु वह अन्य अनुयायियों के प्रति पर्याप्त सहिष्णु था। उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबी को प्रशासन के उच्च पदों पर स्थापित किया था। ठीक है ना। क्या, जरा देखें आगे देखिएगा। उसका संदिग्ध सचिव वीरसेन सैव था जिसने भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध था। ठीक है ना बेटा। सांची लेख के अनुसार उसकी सांची महाविहार से है ना आर्य संघ को 25 दिनार और ईश्वरवासक ग्राम दान दिया था। इसी प्रकार मथुरा लेख में आयुर्दिताचार्य नामक एक शैव का उल्लेख मिलता है जिसने पुण्यार्जन के लिए 2 शिवलिंगों की स्थापना करवाया था। इससे उसके एक धर्मश्रेष्ठ शासक होने का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म हो गया। विद्या प्रेम की बात करता हूँ तो चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध क्षेत्र में जितना महान था, शांति काल में उससे कहीं अधिक कर्मठी था। ठीक है ना। वह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः उनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के 4 काव्य ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, 3 नाटक मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम अब तक प्राप्त हुए हैं। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, वरामिहिर, वररुचि। कौन कौन? धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल, घटपरकर, वरामिहिर और वररुचि क्या थे बेटा? जैसे प्रमुख विद्वान इसके नवरत्न इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे जिन्हें गुप्तकालीन माना जाता है। इसमें उसका संधि विग्रहित वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांसा और शब्द व्याकरण का प्रकांड पंडित था और एक कवि भी था। इस प्रकार इनके अन्य दरबारी भी रहे होंगे। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इस बात का उल्लेख किया कि उज्जैनी में कवियों की परीक्षा लेने के लिए विद्वत परिषद निवास करती थी या निर्माण किया गया था। गुप्त काल में मनुस्मृति के बाद की अगर प्रमुख स्मृतियों की बात करें तो याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति का निर्माण भी इसी काल में हुआ रहा होगा। इसके अलावा विष्णु पुराण को भी गुप्तकालीन माना जाता है, जो ये बताता है कि इसके काल में साहित्य को कहीं ज़्यादा संरक्षण मिला था, जो इसके विद्या प्रेम की ओर भी संकेत करता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ सिक्के हैं बेटा। एक रजत सिक्का मैंने दिया है, बाकी सिंह निहंता प्रकार के सिक्के हैं है ना। ये सिंह निहंता, एक मिनट, ये अगर हम देखें सिंह निहंता प्रकार का सिक्का,
जिसमें वो एक सिंह को मार रहा है। इसमें सिंह विक्रम लिखा हुआ है। इसी यह गुजरात विजय की सूचना दे रहा है। अश्वारोही प्रकार से कुछ लोग उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ की भी बात करते हैं, है ना। एक और अभिलेख भी मिला है वाराणसी से, वो बात में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ये आपका छत्रधारी प्रकार है, जिसमें एक व्यक्ति जो बौना है वो उनके पीछे छत्र लेकर खड़ा है और सामने जो है राजा खड़ा हुआ है। एक पर्यंक प्रकार का सिक्का आप देख सकते हो बैठे हुए, ठीक है। और ये उसका रजत प्रकार का सिक्का है, ठीक है। तो आगे सिक्कों के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त के 8 स्वर्ण मुद्राओं का विवरण इस प्रकार से है। कौन कौन से है? धनुर्धारी प्रकार। इस प्रकार के सिक्के सर्वाधिक हमको मिलते हैं। इनके मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति है। गरुड़ध्वज है। मुद्रालेख देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता। पृष्ठभाग पर लक्ष्मी के साथ साथ, ठीक है ना, श्री विक्रम उत्कीर्ण मिलता है। दूसरी बात, छत्रधारी प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के सिक्के सम्मिलित। तो मुख भाग पर आहुति डालते हुए राजा खड़ा है, बायां हाथ तलवार की मुठिया पकड़े हुए है, ठीक है ना। राजा के पीछे एक बौना नौकर उसके ऊपर छत्र ताने खड़ा है। पर्यंक प्रकार के सिक्के की बात करें, इस प्रकार के सिक्के बहुत कम प्राप्त हुए। इनके मुख भाग यानी प्रमुख भाग पर, जिसको आप मुख्य भाग मान लो, ठीक है ना, आवर साइड पर राजा वस्त्र और आभूषण धारण किए पलंग पर बैठा है। उसके दाएं हाथ में कमल है, ठीक है ना, बाएं हाथ पलंग पर टिका हुआ है। मुद्रालेख देवश्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्यस्य और पलंग के नीचे रूपाकृति उत्कीर्ण है, ठीक है। मेन पॉइंट है, ध्यान रखना कि रूपाकृति शब्द किस पर उल्लेख है, तो ये बस इसके लिए एग्जाम के लिए। सिंह निहंता प्रकार के सिक्के की बात करें तो मुख भाग पे सिक्को धनुष बाण या कृपाण से मारते हुए राजा की आकृति उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग में सिंह पर बैठी देवी दुर्गा की आकृति है। विभिन्न, ठीक है ना। इसके अलावा इस प्रकार के सिक्कों में अन्य बातों के साथ उसकी गुजरात और काठियावाड़ के शकों पर विजय की भी सूचना इसी सिक्के से प्राप्त होती है। अगला है अश्वारोही प्रकार। इसमें घोड़े पे सवार राजा की आकृति का अंकन है। मुद्रालेख परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। पृष्ठभाग में बैठी हुई देवी के साथ साथ अजित विक्रम खुदा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख अन्य सिक्कों में चक्र विक्रम प्रकार, पर्यंक राजा रानी प्रकार, ध्वजधारी प्रकार प्रमुख हैं, ठीक है ना। समानता अभी तक यह माना जाता रहा कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के का प्रचलन करवाया था, ठीक है ना। तो इसलिए इसके प्रथम प्रचलनकर्ता भी माना जाता है। पूछ देता कभी कभी एग्जाम में कि किसने चांदी का सिक्का, गुप्त साम्राज्य में किसने चांदी का सिक्का जारी किया था, तो वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन अब चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का मिल चुका है, ठीक है ना। तो अगर एनसीईआरटी अगर चेंज करती है तो तो आप लोग उसको पढ़िएगा। तो बस जान लीजिए कि चांदी के सिक्कों के मुख भाग पर एक क्या है, वक्ष तक राजा की आकृति है। पृष्ठभाग पर घोड़े की आकृति मिलती है, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम से उसकी तुलना की जाती है। बाकी अभी मान्य पूरी तरह से नहीं हुआ जब तक एनसीईआरटी या अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं होता है। बस जानते रहिए, एग्ज़ाम में स्नातक पर स्नातक में इसका उल्लेख कर सकते हैं, मेंस यूपीएससी के मेंस में लिख सकते हैं, लेकिन वन लाइनर के लिए थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ। वाराणसी के दक्षिण पूर्व में स्थित नगवा नामक ग्राम से प्राप्त एक पाषाण निर्मित अश्व पर चंद्रगु अंकित है। जी रत्नाकर ने इसकी पहचान क्या किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की है और बताया कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके प्रतीक स्वरूप यह अश्व निर्मित किया गया था। परंतु इस मत का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होता, अतः इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार से चंद्रगुप्त के शासनकाल में चतुर्दिक शांति और व्यवस्था व्याप्त थी। यहाँ तक कि फायान, जो कि एक विदेशी था, को कहीं भी किसी प्रकार की असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ा। लगता है महाकवि कालिदास ने भी इसी शांति और व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि जिस समय राजा शासन कर रहा था, उपवनों में मद पीकर सोती हुई सुंदरियों के वस्त्रों को वायु तक स्पर्श नहीं कर सकता था, तो फिर उसके आभूषणों को चुराने का साहस कौन कर सकता था। देख लीजिए अलंकारिक रूप से। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल शासक और कूटनीतिज्ञ, विद्वान और विद्या का उदार संरक्षक था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसके काल में गुप्त साम्राज्य बहुमुखी प्रगति हुई। शक राज्य के गुप्त साम्राज्य मिल जाने से उसका विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक हो गया और आर्थिक दृष्टि से इसी विजय ने गुप्त साम्राज्य को की समृद्धि में योगदान दिया होगा। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी समुद्र तट के प्रसिद्ध बंदरगाह यानी भृगुकुच भड़ोज के ऊपर उसका नियंत्रण हो गया। इसके माध्यम से पाश्चात्य विश्व के साथ उसके गुप्त राजवंश के साम्राज्य का व्यापार वाणिज्य घनिष्ठ रूप से होने लगा, जो कि देश की आर्थिक प्रगति में सहायक बना।
जिस साम्राज्य को उसके पिता समुद्रगुप्त ने निर्मित किया वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पूर्णतया संगठित और सुव्यवस्थित और प्रशासित होकर उन्नति की चोटी पर पहुंचा और प्राचीन भारत में स्वर्ण युग का दावेदार बन गया। चंद्रगुप्त निश्चयतः न केवल गुप्त वंश के लिए अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जा सकता है। महाकवि कालिदास की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस गुप्त सम्राट के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करती हैं। वह है, भले ही पृथ्वी पर हजारों राजा हों, लेकिन पृथ्वी इसी राजा की राजवंती या राजा वाली कही गई है। जिस प्रकार की नक्षत्र, तारा और ग्रहों के होने पर भी रात्रि केवल चंद्रमा से ही चांदनी वाली कही जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने समय के महान और न्यायी राजा के रूप में प्रसिद्ध था। कई तो लोकोक्तियाँ इनके ऊपर बनाई गई हैं, ठीक है ना, उज्जैनी के शासक के रूप में, तो ठीक है। और अंतिम में जो मैंने आपसे वादा किया था वो उसको देख लीजिए, क्या है, गुप्तकालीन ग्रंथ परिशिष्ट भाग परिशिष्ट के रूप में दे रहा हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रा सुन लीजिएगा क्या क्या है बेटा। कि कामंदक का नीतिसार ग्रंथ है, वररुचि की वर्तिका, जो उसके नवरत्न थे उनकी बात कर रहा हूँ, और कुछ अन्य की भी मैं बात कर रहा हूँ। हितोपदेश और पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। इसमें कहानियों के माध्यम से नीति का उपदेश दिया गया था। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे, ठीक है ना। गुप्त काल में अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी, जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी कहा जा सकता है। गुप्त काल में भट्टी, भौमक आदि व्याकरण के विद्वान थे। भर्तृहरि भी इसी काल में हुए। उनकी ग्रंथ थे नीति श्रृंगार, वैराग्य शतक एक महत्वपूर्ण रचना है। चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण एक महत्वपूर्ण रचना है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, दिंगना का प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश इत्यादि ग्रंथ लिखे गए थे। उद्योतर ने न्याय भाष पर न्याय वार्तिक नामक टीका लिखी है, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन पद्धति पर आचार्य प्रशस्त पाद ने पदार्थ धर्म संग्रह नामक ग्रंथ लिखा है। वरामिहिर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, वरामिहिर की यदि हम बात करूं तो यह प्रसिद्ध गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका है। इसके अलावा गुप्तकालीन आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। इनके प्रयासों के द्वारा ही खगोल विज्ञान गणित से अलग किया गया। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। उन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के होने का वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा और आर्यभट्टियम उनकी ग्रंथ है। चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। आयुर्वेद के एक अन्य ग्रंथ नवनीतकम की रचना भी गुप्त काल में हुई, जिसका रचनाकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक धन्वंतरी थे। इसके अलावा पालकण्य या पालक का हस्तायुर्वेद हाथी पर लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा नहीं कर पाए, वो है शूद्रक की मृच्छकटिकम, जिसमें दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन है? शूद्रक का मृच्छकटिकम, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो गया है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और अन्य लोगों में शेयर करो ताकि थोड़ा सा चैनल और थोड़ा सा बूम करे। ओके, थैंक यू। आप लोगों को शुभ आशीर्वाद, आगे बढ़िए।